जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर है। ये वीडियो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल डेट मीन्स पेडागोजी को लेकर है, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों को देखेंगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आपको 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेडागोजी के अंतर्गत बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, वो यहाँ से कर लेने के बाद आपका कहीं ना कहीं 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाइएगा। और जितने भी साथी देख रहे हैं अभी, तो वो शेयर कर दिया कीजिएगा जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनको। तो चलिए आप लोग ये सब कर लीजिएगा। मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, और ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। इसमें 100 प्रश्नों को कर लेने के बाद कहीं ना कहीं आपका जो है समझ आ जाएगा कि पेडागोजी को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं पेडागोजी क्या होता है। पेडागोजी मीन्स मेथड ऑफ टीचिंग। क्या? मेथड ऑफ टीचिंग। ये जो है ना शिक्षण के तौर तरीका है, विधि है। इसके अंतर्गत आपको ये कोर्स कराई जाती है, बीएड, डीएड या फिर डीएलएड। इन तरह की कोर्स जो आपको कराई जाती है ताकि आप एक मैच्योर टीचर की श्रेणी में आ सके। डेट मीन्स आपको इस कोर्स के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, उसे किस प्रकार से किसी भी बात को समझाना है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो बच्चों पर किया गया एक शोध है, यानी कि रिसर्च ऑन चाइल्ड। बच्चों को समझ लीजिएगा तो आप आसानी से उनको पढ़ा सकते हैं, और आपके पास वो नॉलेज होने चाहिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हैं, और बच्चों के तौर तरीके को भी आप में समझ होनी चाहिए किस प्रकार से इसे हैंडल कर सके। तो इसके लिए बीएड आप लोग को कराई जाती है, जिसमें कि संपूर्ण रूप से मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में बात किया जाता है। दैट मीन्स पेडागोजी उसी को संपूर्ण नाम दे दिया गया है। दैट मीन्स शिक्षण शास्त्र होता है। तो ये रही पेडागोजी की कुछ संक्षेप में बातें। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको यहाँ एग्जाम में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, और इसको कर लेने के बाद कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाइएगा। सबसे खास बात होती है क्या इसमें, ऑप्शन को एलिमिनेट करना जानिए और आप आसानी से इन तरह के क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि कहा जा रहा है दुनिया में विविध संस्कृतियों में नैतिक विकास कोहलबर्ग के सिद्धांत से पता चलता है। ऑप्शन आपको इस तरह से दिया गया। इस सिद्धांत के लिए कोई सार्वभौमिक समर्थन नहीं है। सिद्धांत की सार्वभौमिकता के मामले में परस्पर विरोधी परिणाम है। पहले 4 चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन मिलता है। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ देखिए नैतिक विकास के बारे में दिया गया है संपूर्ण रूप से। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। सबसे पहले तो इसको याद रखिए। और इसमें कहा जा रहा है, अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई कीजिए, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कहा जा रहा है इस सिद्धांत के लिए कोई सार्वभौमिक समर्थन नहीं। यानी सार्वभौमिक समर्थन करने का मतलब है यूनिवर्सली रूप से, यानी कि विश्व भर से कोई भी समर्थन इस सिद्धांत को है या नहीं है। फिर कहा जा रहा है सिद्धांत की सार्वभौमिकता के मामले में परस्पर विरोधी परिणाम है। इस सिद्धांत के जो सार्वभौमिकता मामले में परस्पर विरोधी परिणाम, यानी कि कहीं ना कहीं विरोध होता है इस सिद्धांत का। अब पूर्ण रूप से सिद्धांत क्या है वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन इसमें जो है आपको ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोहलबर्ग के द्वारा जो ये सिद्धांत दिया गया नैतिक विकास को लेकर, इसमें इनको 4 चरणों में बांटा गया है। तो इसके लिए कहा जा रहा है सार्वभौमिकता का समर्थन मिलता है। तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम समय है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर भी आप कर लीजिएगा। आगे से प्रयास करूँगा, अगर आप लोग सिटी टूर की तैयारी कीजिएगा तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन लाऊंगा दूसरे चैनल पे, स्मार्ट स्टडी कैंपस 2.0 पे। कहा जा रहा है नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। तो अभी जस्ट पढ़े ना नैतिक विकास को लेकर, तो वो कोहलबर्ग का सिद्धांत था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है डैश द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। माता पिता जो है अपने बच्चों में नैतिक तर्क यानी कि मॉरल रीजन की जो है
इंक्रीजिंग कैसे करते हैं, उच्च स्तर को पर किस प्रकार से ले जाते हैं। तो बच्चों को बताकर कि कैसे कार्य करना है, बच्चों को बताता है किस प्रकार से कार्य करना है। इन तरीके से उसके अंदर नैतिक स्तर को बढ़ावा देता है। या फिर मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके, या फिर सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में बात करके। तो इसमें जो है नैतिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए मेन थिंग जो है इसमें मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे में नैतिक विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। अब इस पे आलोचना जो दिया गया है अनेक वैज्ञानिक के द्वारा, तो उन पे बात करते हैं। आलोचना मुख्य रूप से किस चीज़ पे की गई है, तो इसमें कहा जा रहा है यह नैतिक विचारों पर अत्यधिक जोर देता है और नैतिक व्यवहार पर बहुत जोर कम देता है। यानी कि नैतिक विचार पे कोहलबर्ग का सिद्धांत ज़्यादा जोर देता है और नैतिक व्यवहार पे कम देता है। दूसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग की कहानियों की शुद्धता को अंकित करना ही बहुत मुश्किल है। तीसरा ऑप्शन है इसने पूरी तरह से संस्कृति या लिंग पर चर पर विचार नहीं किया था। तो कुल मिलाकर ये सभी हो जाएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है नैतिक विचार पर अत्यधिक जोर देता है लेकिन नैतिक व्यवहार पर कम जोर देता है। कोहलबर्ग की कहानियों की शुद्धता को अंकित करना बहुत मुश्किल है, ये भी सही है। इसने पूरी तरह संस्कृति या लिंग चर पर विचार नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है किसने आलोचना की थी कोहलबर्ग सिद्धांत में नैतिक विकास में पारस्परिक संबंधों के महत्व की उपेक्षा की गई। पारस्परिक यानी कि पारस्परिक मतलब एक दूसरे के संबंध में महत्व को उपेक्षा की किस वैज्ञानिक के द्वारा ऐसा किया गया है कोहलबर्ग के सिद्धांत जो है नैतिक विकास में। तो यह है इसका सही आंसर गिल्गिन, कैरल गिल्गिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है कुछ 9 महीनों के बाद बच्चा जो जन्म लेता है उसके 9 महीने बाद तुतलाता है बच्चा, उसमें बदलाव आ जाता है या नरम स्पष्ट और अधिक भाषा जैसी है उसके नकल का प्रारूप विकसित किया जाता है। उसमें जो पराया वाक्य उन्मूलक होता है उसे कहा जाता है। अगर बच्चा छोटा है वो 1-2 साल बाद यानी कि कहे तो 9 से 12 महीना बाद वो धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। बोलना मतलब छोटे छोटे शब्द को बोलता है, तो शब्द को बोलता है ना, तो वो जो शब्द का अनुकरण करता है। माता पिता उसे सिखाता है, बोलो बच्चे पापा मम्मा, तो इस तरह से उसको सिखाया जाता है। तो वो जो है इस चीज़ का अनुकरण कर रहा होता है। उससे थोड़ा सा बड़े वाक्य को आप सिखाइए तो नहीं सीख पाएगा, छोटे छोटे शब्द सिखाइए तो वो धीरे धीरे पकड़ना उसको प्रारंभ कर देता है। तो उसको कहते हैं शब्द अनुकरण, यानी कि शब्द का अनुकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसकेवे शिंगर क्या है। तो एसकेवे शिंगर क्या है, तो ये जो है क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए क्या सब है। इस तरह का अध्ययन से नैतिक ज्ञान, एसकेवे शिंगर क्या है तो उसके बारे में देखना है। इस तरह के अध्ययन से नैतिक ज्ञान और नैतिक आचरण का सांख्यिकीय विश्लेषण में बढ़ती रुचि का पता चलता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक भागीदारी के एक उपाय की तरह ही शब्दावली का विकास महत्वपूर्ण है, भाषण व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष करता है। चौथा ऑप्शन है बुनियादी या सबसे मौलिक भाषण स्तर आवाज़ है। इसका सही जवाब हो जाएगा इस तरह का अध्ययन से नैतिक ज्ञान और नैतिक आचरण का सांख्यिकी यानी कि एस्थेटिक्स एनालिसिस के बारे में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के विकास के एक वर्ण संकर मॉडल को क्या कहा जाता है। भाषा के विकास के एक वर्ण संकर मॉडल को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ECM। ECM यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इमरजेंटिस्ट कोलेशन मॉडल। इमरजेंटिस्ट कोलेशन मॉडल इस भाषा अधिगम के विकास सिद्धांत में व्यवहारिक व संज्ञानात्मक दृष्टिकोण दोनों को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरण और सुधार के प्रारूप में सामाजिक संवाद मूलकों द्वारा पेश की गई 2 संभावनाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है अनुकरण और सुधार के प्रारूप में सामाजिक संवाद मूलक द्वारा पेश की गई 2 संभावनाओं को क्या कहते हैं, नकारात्मक साक्ष्य कहते हैं। क्योंकि उसके पास संभावना व्यक्त करते ना कि उसके पास पूर्णतः कोई भी साक्ष्य होता है, इसी कारण उसे नकारात्मक साक्ष्य कहा जाता है। जब भी संभावना तौर पे बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक में ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECM देश के विकासात्मक सिद्धांत में दोनों व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करता है। जस्ट अभी पीछे बताएं भाषा अधिग्रहण यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन और मूल्यांकन के बारे में, कथन जो है दिया गया किस चीज़ को लेकर, आकलन और मूल्यांकन को लेकर। तो
इसमें जो है आपको बताना है, कहा जा रहा है एक शिक्षक का 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत हो जाता है। एक शिक्षक जो है उसका 10 से 30% समय आकलन यानी कि असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन में ही चला जाता है। बात सही है, ये ऑप्शन तो सही है। तो बताना था कौन सा कथन आकलन और मूल्यांकन के बारे में सत्य। और देख लेते हैं, कहा जा रहा है मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग छात्र की शैक्षिक प्रगति का निरीक्षण करने और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो ये नहीं होगा। चलिए और ऑप्शन इसके देखते हैं। और एक कक्षा शिक्षक मानकीकृत परीक्षण के विकास और प्रशासन के प्रति जिम्मेदार है तथा प्रयुक्त सभी। तो ये सब कुछ नहीं होगा, पहला ऑप्शन ही सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एक परीक्षण तभी मान कहलाता है जब यह क्या निष्पक्ष और शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। निष्पक्ष और शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त हो। दूसरा ऑप्शन है जिसे मापने का दावा करता है, उसे मापता है। तीसरा ऑप्शन समय के साथ अनुरूप परिणाम देता है। चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के खिलाफ बचाव करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जिसे मापने का दावा करता है वही परीक्षण मान कहलाता है, यानी कि वैलिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्वांगीय छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्थित करता है। ग्रेड के प्रभाव पर, तो ऑप्शन है छात्र ग्रेड प्रणाली की अपेक्षा पास फेल प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्थित होता है, यानी ग्रेड को लेकर बात की जा रही है, तो उसी को लेकर ऑप्शन इसमें देखना है। कहा जा रहा है छात्र ग्रेड प्रणाली की अपेक्षा पास फेल प्रणाली के अंतर्गत, यानी ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत ना होकर पास फेल प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दूसरा है छात्रों का प्रदर्शन ग्रेडिंग प्रणाली से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। ग्रेडिंग प्रणाली ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी इस तरह से होता है, उसको देख कर कहीं ना कहीं बच्चे के मन में उत्साह व्यक्त किया कि हमें भी पढ़ना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है छात्र की पास फेल प्रणाली की अपेक्षा ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये सही होगा। पास फेल प्रणाली की अपेक्षा कहीं ना कहीं ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिशत रैंक का मतलब क्या है। तो ऑप्शन है परीक्षण में प्राप्त वास्तविक अंक, पास अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात, एक परीक्षण पर सही प्रतिशत, समान या कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात। तो यही होगा, समान या कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात प्रतिशत में ही ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग अलग कक्षाओं के भीतर परीक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका ऑप्शन है छात्रों के पूर्व ज्ञान का निदान करना, छात्रों को सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना, छात्र की उपलब्धि के बारे में निर्णय करना। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना। ये जो है अलग अलग कक्षाओं के भीतर परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, बाकी बात सभी है। छात्र के हित में बात जब भी की जा रही है वो कक्षा से संबंधित बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने की प्रमुख विधि क्या है। तो ERP, fMRI, MEG यानी कि सभी है, ये सभी मस्तिष्क गतिविधियों को ही नापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है fMRI का मतलब क्या होता है। इसका जो है मतलब मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का मार्ग परिवर्तन करना, यानी कि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का मार्ग परिवर्तन करना, इसका काम होता है fMRI का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्व तंत्रिका प्रतिबद्धता की प्रारंभिक अवस्था में सीखना क्या कहलाता है। तो ये जो है क्या कहलाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। पूर्व तंत्रिका प्रतिबद्धता की प्रारंभिक अवस्था में सीखना न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है स्क्राइबनर और कोल ने, ये वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, अनौपचारिक शिक्षा की विशिष्ट विशेषताओं को पहचाना है। वो है ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति उन्मुख होती है, अनौपचारिक शिक्षा परंपरावाद को बढ़ावा देती है, अनौपचारिक शिक्षा में भावनात्मक और बौद्धिक ज्ञान क्षेत्र शामिल होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब बताना है क्या हो जाएगा, 1 2 3 सभी हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति उन्मुख होता है, व्यक्ति उन्मुख मतलब व्यक्ति के परस्पर चलता है। अनौपचारिक शिक्षा परंपरावाद को भी बढ़ावा देता है, यानी कि पीछे से यानी कि पूर्व काल से चली आ रही चीज़ों को आगे तक ले जाना अनौपचारिक शिक्षा का ही काम है। जैसे बात कर ले, जैसे आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कोई ना कोई पर्व त्यौहार जो है ट्रेडिशनल रूप से मनाया जाता है, तो उसको वो आगे तक वहन करते हैं, यानी कि ढोते रहते हैं।
क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, खाली हाँ करते थे, पूर्वज करते थे, इस प्रकार से उसको बोलते चले आ रहे हैं। तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा का ही उन्मुख है। नेक्स्ट है इसमें अनौपचारिक शिक्षा में भावनात्मक और बौद्धिक ज्ञान क्षेत्र शामिल होता है। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1996 में राज्य शिक्षा आयोग और दाना फाउंडेशन ने दोनों क्षेत्रों में नेताओं को आमंत्रित करके देश और शिक्षा के बीच का अंतर को पूरा करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो यह मस्तिष्क विज्ञान को लेकर यानी कि न्यूरो साइंस को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश के सांस्कृतिक वातावरण को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो ये जो है इसका ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नायक, काल्पनिक कथाएं, इन सब चीज़ों को ही सांस्कृतिक चीज़ों में समावेश किया जाता है। तो आपको ऑप्शन देखना है, खास करके ऑप्शन को छांटिएगा, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है, किसने कहा था कि स्कूल सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों से कुशाग्र बनाए जाते हैं? और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कुशाग्र बनाए जाते हैं और उन सामाजिक नियमों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनके लिए उन्हें विकसित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? क्वेश्चन था, किसने कहा था कि स्कूल के सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों से कुशाग्र बनाए जाते हैं और ये उन सामाजिक नियमों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनके लिए उन्हें विकसित किया गया है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपको हॉलिंस का ऐसा कहना था। किसका? हॉलिंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं पढ़ देता हूँ अच्छे तरीके से, आप लोग सुन लीजिएगा। कहा जाए निम्नलिखित में कौन सी धारणा फिनन द्वारा दी गई थी? तो इसमें भी कोड में आंसर है, तो बताना है। नेतृत्व और निर्णय लेने की धारणा, वयस्कों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की धारणा, छात्रों को शिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की संरचना, यानी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चारों सही। परिवर्तन मूल की धारणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है, छात्रों पर बड़ों का नियंत्रण, इस धारणा में फिनन का क्या समझाना चाहता है? तो इसका जो है कहा जा रहा है, यह छात्रों के प्रति बड़ी उम्मीद से संबंधित है, यह वयस्कों की लोकतांत्रिक भागीदारी और साझा निर्णय से संबंधित है, यह वयस्कों की मजबूती और जिम्मेदारी लेने की इच्छाओं से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा, यह छात्रों के प्रति बड़ी उम्मीदों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है, कक्षा के संवैधानिक मुद्दों के बारे में शिक्षकों की निम्नलिखित धारणाओं को किसके द्वारा पहचाना गया? ये सब जो है कक्षा के संवैधानिक मुद्दों के बारे में धारणा आती है, किसके द्वारा पहचाना गया? इससे संबंधित कौन मनोवैज्ञानिक ऐसा कथन कहे हैं? जैसा कि पहला जो है आपको कथन है, यह छात्रों के प्रति वयस्क की उम्मीदों से संबंधित है, बच्चे कक्षा गठन के विकास में रचनात्मक भाग नहीं ले सकते हैं, बच्चे चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि शिक्षक खेल के नियमों को निर्धारित करें, बच्चे संवैधानिक मुद्दों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, बच्चे शिक्षकों की सोच द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक को बच्चों की सोच द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाने चाहिए। नेक्स्ट कथन है, वयस्कों की नैतिकता जाहिर तौर पर बच्चों की नैतिकता से भिन्न और बेहतर होती है। तो ये किसका कहना था? तो ये था सरासन का कहना, सारासन का कहना। तो पहला सेट इसमें हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट सेट देखेंगे दूसरी वीडियो में। आपको 100 क्वेश्चन 8 तारीख तक में मिल जाएगा, जिसमें कि आप कर लेने के बाद कहीं ना कहीं पेडागोजी को आराम से बना सकते हैं। और सबसे खास बात इसका है कि आप ऑप्शन को छांटना सीखिए। ऑप्शन को जितना अच्छे तरीके से छांटिएगा, आपका उतना इसमें सही होने की संभावना होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये 25 क्वेश्चन इसमें देखें, फिर 25 क्वेश्चन का दूसरा सीरीज आएगा, यानी कि कुल मिलाकर 4 सीरीज आएगा, या तो आपको 3 सीरीज ही मिलेगा, एक में हम 50 क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये पहला सीरीज था, दूसरा सीरीज बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जितने भी साथी BID एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनको ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से पढ़ना भी चाहिए, समय पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें चीज़ों को। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।